बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो कुछ कहा, जो इल्ज़ाम आयद किए, उनकी तहकीकात के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि वो कितने सच्चे हैं और कितनी उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए तो हमने हमेशा देखा, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सहाफ़ी हो, हम इल्ज़ामात लगाने में देर नहीं लगाते, लेकिन अगर सबूत मांगे जाते हैं तो फिर हमारे पास सबूत भी नहीं होते। अगर 2013 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बनने वाले एक बयानिए का जायज़ा लिया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त 35 पेंचर के नाम पे एक पूरा बयानिया बनाया गया। उस वक्त अफजल खान साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उन्होंने ये 35 पेंचर और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही जो है वो गलत करार दिया था। लेकिन बाद जस्टिस कियानी के पास उन्होंने जाके गैर मशरूत तौर पर अपने इस बयान की माफ़ी भी मांग ली और ये कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। लियाकत अली चट्ठा के इंकशाफात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने भी कहा है कि लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, सबूत नहीं होते। कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा देता है, कोई ये कह देगा कि फ़लाँ ने चोरी की है, डाका डाला है, लेकिन अगर उसके पास सबूत नहीं होंगे तो उसकी हैसियत क्या होगी। हम हर रोज़ देखते हैं, अदालतों में देखते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की बारिश की जाती है। पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के भी हम अपने मुखालफिन के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम किस हद तक अपनी सोसाइटी के लिए एक ख़तरनाक माहौल पैदा कर रहे हैं। इल्ज़ामात के बारे में सबूत हो ना हो, आराम से जाएं, अदालत में माफ़ी मांगें, गैर मशरूत तौर पर अपने इल्ज़ामात से विड्रा करें और बाहर निकल आए। अगर अफजल खान साहब को पकड़ के 35 पेंचर की बुनियाद पर बयाने बनाए जाने वाले बयानिए की सज़ा दे दी जाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें यह जवाब देना पड़ता कि आखिर उन्हें पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर इस किस्म के इल्ज़ामात क्यों लगाए, अगर उनके पास सबूत नहीं थे, तो आज लियाकत अली चट्ठा भी शायद इल्ज़ामात लगाते हुए सोचते। अब अगर उनके पास सबूत ना हुए तो फिर ये जो आज की नौजवान नस्ल है, टेलीविज़न चैनल पर बैठ कर, सोशल मीडिया पर बैठ कर हक़ायक़ जानना चाहती है, वो किस रुख पे आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत आज भी जिस सूरत हाल से दो चार है, उसमें कहा जा रहा है कि कांटों की सेज है वज़ीर आज़म बनना। पीपल्स पार्टी नहीं बनना चाहती, PMLN नहीं बनना चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारान नहीं बनना चाहते। तो ये माहौल आखिर क्यों कर हुआ है और क्या इसके नताइज क्या निकलेंगे। जिस मुल्क की डूबती हुई मैशत हो, जिस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का सामना हो, वहाँ पर सियासी बेचैनी क्या रंग दिखा सकती है, ये भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हबीब अकरम साहब, सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार हैं, मोहसन बेग साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। अफजल खान साहब के बयानिए ने पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा दिए थे। इमरान खान साहब को बड़ा बूस्ट मिला उस बयानिए से कि उनके 35 पेंचर लगाकर उनसे जो है सीटें छीनी गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने खुद भी लगाए। वो जो माहौल बना, उसने इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी दी कि मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात सिर्फ इमरान खान कराना चाहते हैं, बाकी तमाम सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात के हक़ में नहीं हैं। अफजल खान साहब आराम से आए, माफ़ी मांगी, चले गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बने। आजकल भी मीडिया पर बैठ कर तहरीक इंसाफ का दिफा किया करते हैं। इदारे इस हद तक पोलिटिसाइज हो जाएँ, अगर इस हद तक तकसीम हो जाएँ, तो फिर हक़ायक़ तक हम कैसे पहुँचेंगे, मुल्क का निज़ाम आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, पता नहीं अब पॉपुलैरिटी के भी एक अजीब व गरीब जहते हैं। अब तो खैर इमरान खान साहब की मकबूलियत की बात करें तो कुछ समझ में आती है, उनकी सियासत के ऊपर गिरफ्त है उसकी भी समझ आती है, रायमा का उनके हक में होना कसीर तादाद में उसकी समझ आती है। लेकिन 2018 की को कौन सी किस पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं और क्या क्या जतन भेलने पड़े थे इमरान खान साहब को कामयाब कराने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वो झूठ तो नहीं चल पाया था, वगरना ना RTS बैठता और ना वो बदनामी कमाई जाती, ना मुंह काले कराए जाते उस तरह का इलेक्शन कराने में। पहली बात तो यह जी कि ये जो आज एक भाई साहब जिनका नाम लियाकत अली चट्ठा साहब, बहुत जबरदस्त कमिश्नर रावलपिंडी, इनका रोल इलेक्शन में है क्या। मलिक साहब, 2-3 चीजें मुख्तसर कहने थे। जी जी, ये मेरे दोनों भाई, आप भी, सारे लोग इस अमल को बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह है कि जैसे ही इलेक्शन का
शेड्यूल अनाउंस होता है, एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और किसी हद तक मजिस्ट्रेट 30 की पास जो है इलेक्शन को मुंतकिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। वो सजाएं दे सकते हैं, वो गिरफ्तारियां कर सकते हैं, और जो लोग आरओज होते हैं, जो लोग पीपीओज होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक 400 एक एमएनए की सीट है, 400 पोलिंग स्टेशन है। नॉर्मली वहां पे 8, 10, 15 पीओज होते हैं, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा हिस्सा होता है, तो मुख्तलिफ लोग जितनी कॉपीज होती हैं 5-6 तो उसी जगह बैठे होते हैं। जो टीचर्स होते हैं इलाके, कतई नजर इसके कि मियाँ वाली के अंदर फर्ज किया एवरेज 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं और 400 की सीट्स हैं और 3000 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। जब मियाँ वाली के अंदर से आ रहे हैं तो वो तो जो जमात पॉपुलर होती है, जो जिसका बयानिया पॉपुलर होता है, जिसका लोग होते हैं, वो तो उसके साथ उनकी हमदर्दी होती है। वो फॉर्म 45 इशू करते हैं। ये फॉर्म 45 की ये हकीकत है कि मैं इलेक्शन चूंकि लड़ चुका हूँ जी जी, सुमराद है कि फैमिली में मेरी पैदाइश से पहले मेरे वाले साहब लड़ चुके हैं, मेरी पैदाइश के बाद मेरे वाले साहब कई दफ़ा कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, मेरे लड़ चुके हैं, मेरे 3 भाई जो हैं बेशुमार इलेक्शन लड़ चुके हैं, एनए रह चुके हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, एमपीएस रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक। जब हमारा उम्मीदवार 2000 उसके हक में वोट्स आया और मोहसिन बेग के हक में 300 वोट आए तो भागता हुआ आता, बल्कि 2 ढोल भी ले आता अपने घर से, बजाता हुआ आता और ये फॉर्म 45 ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल ठीक है। जिस जगह पे 100 वोट निकलता है, 200 वोट निकलता है, वो फॉर्म 45 छोड़ के आ जाता है, वो सीधा अपने घर चला जाता है, उधर ही नहीं आता। ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। उसके बाद ये फॉर्म 45 जाते हैं जी आरओ के पास, डीआरओ के पास। डीआरओ जो हैं वो फॉर्म 45 में से इनको कंपाइल करके फॉर्म 47 में आते हैं और इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, जो कि फॉर्म 49 के ऊपर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। ये इस बंदे का रोल था क्या ये डाका डाल के जाना चाहता था? ये पहले वो कहते हैं ना कि पहले अपना लोकल स्टैंड आए तो बताए, ये किस हैसियत में इसने धांधली कराई है। यहां पाकिस्तान एक पागल खाना बन चुका है। बिल्कुल ठीक। जहां इंसान को, अभी मैं मस्जिद में इशा पढ़ने गया, मगरिब पढ़ने गया, तो वहां पे सारे मेरी उम्र के लोग, रिटायर्ड ग्रेड 22 के रिटायर्ड आईजी, उन्होंने घेर लिया। बिल्कुल ठीक। और जिसको जिसका थिंकिंग थी उसके मुताबिक जवाब चाहिए था कि जी लियाकत चट्टा के बारे में जिसको मैं बताता था उसको कोई रोल नहीं है, तो क्यों जी कमिश्नर हो के रोल नहीं है? हम भी तो कमिश्नर रह चुके हैं, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और तो मुझे ये बताएं कि इस बंदे का कोई रोल नहीं था, ये बंदा क्या करता रहा, और 7 दिन इसका जो जमीर है वो जो गहरी नींद सोता रहा है, और 8वें दिन उसको यकदम अल्लाह ताला ने कोई ऐसा दिया, रात को कोई आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और इसको ऐसा एक हुआ कि सुबह सवेरे इसका जमीर जाग उठा और जमीर के साथ उसकी बेशुमार चीजें जाग उठी। बिल्कुल ठीक। इनको शर्म ये नहीं है इस बेशरम आदमी को कि काजी फाइज साहब का नाम लेते हैं। मैं हकीकत ये है कि जो बंदा जब इस पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में लिखेगा तो बहुत खराबियां लिखेगा, और जो जिम्मेदार है उनको जरूर उनका तयन करेगा, लेकिन काजी फाइज ईसा का नाम सुनहरी असूल से लिखा जाएगा कि ये इलेक्शन नहीं कोई करा सका था। ये काजी फाइज ईसा साहब ने 8 फरवरी को इलेक्शन दिए हैं, और एक लंबी कहानी है। अब ये आ गई है, और हम इतनी संजीदगी से हमारे सारे इस वक्त टीवी स्टेशन, नसरुल्लाह मलिक साहब समेत और सारे पाकिस्तान के इस वक्त कुछ 120 प्रोग्राम है, और इस बंदे को छाल है, क्योंकि इस कौम, जब कौमों के ऊपर ऐसा वक्त आता है और कौमें जो इंतशार और खलकशार के अंदर मुलवस होती हैं, जो कि एक दिन में नहीं आता। तारीख इंसानी ने ना कौम 2, 3, 4, 5 साल में डूबी है और ना वो आसमान में पहुंची है। ठीक है, मैंने 10 साल का अमल है। बिल्कुल। जिसके बाद कौमें इस जहां पहुंचती हैं खलकशार और इंतशार में, ये बंदा उसमें इजाफा करने आया है। ठीक है सर, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, हबीब अकरम साहब की तरफ जाते हैं। हबीब अकरम साहब, हमें आपको भी और मुझे भी क्रेडिट ये देना चाहिए कि हबीब अकरम साहब ने इलेक्शन के जो सर्वेस किए, हलकों में जाके जो आवाम से बातचीत की, बड़ी मेहनत का काम था, और मेरे ख्याल में वाहिद सर्वे उनका था जिनमें 35,000 से
ज़ायद लोगों तक ये पहुँचे, लोगों से बातचीत की। हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं था, दूसरा इल्ज़ामात लगाने के बाद अगर सबूत हमारे पास नहीं होते, अगरचे बेज़ाब्तियाँ होती हैं, अगरचे बाज़ जगहों पे शिकायत जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन अगर सबूत नहीं होते, ये सारा बयानिया, ये सारा जो कुछ कहा जाता है, फिर उसको रिवर्स गियर लगता है, उसका नुकसान होता है सोसाइटी को। मलिक साहब, पहले सवाल तो ये है कि क्या तनहा लियाकत अली चट्ठा साहब ने ये बात की है कि इलेक्शन में जालसाजी हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है, या उससे पहले भी ये बात हो रही थी? इसका सीधा सा जवाब ये है कि बात तो पहले भी हो रही थी। लियाकत अली चट्ठा साहब ने तो 7वें 8वें दिन बात की है, और उससे पहले दिन जब इलेक्शन हो रहा था और जब इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हुए थे तो उसी वक्त से बात होना शुरू हो गई थी। और न सिर्फ इलेक्शन होने के दौरान बात हो रही थी, बल्कि इलेक्शन से पहले भी एक असेसमेंट बताई जा रही थी कि जनाब इस इलेक्शन में किसको पिचकाया जाएगा, किसको पिचकारा जाएगा। ये दोनों सारी, ये तो सारी चीजें वाजे थी। लियाकत अली चट्ठा साहब चूंकि सिस्टम का हिस्सा है, उनकी तरफ से एक आवाज आई है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। वरना इलेक्शन के ऊपर एतराजात तो इलेक्शन होने से भी पहले थे, इलेक्शन के दौरान भी थे, रिजल्ट्स जब आ रहे थे और रुके तो उसके बाद भी थे, और आज तक भी है। लेकिन हबीब अकरम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हबीब अकरम साहब, यानी लियाकत अली चट्ठा साहब का ये कहना कि मैंने अपने जो मेरे डीसीज थे उनके ऊपर प्रेशर डाल के रिजल्ट्स चेंज किए, क्या कमिश्नर जिसका इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके इन बयानात के सबूत उनके पास होंगे? वो तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इलेक्शन मैंने रिग किया, इलेक्शन मैंने खराब किया। मैं आपको अर्ज करूं कि मैं इस मामले पे कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपकी बात पे सिर्फ एक इशारतन अर्ज है कि कमिश्नर का यस कोई किरदार उसमें इलेक्शन कमीशन में तो नहीं लिखा हुआ कि कभी होगा तो ये होगा, तो लेकिन ये बताएं कि कमिश्नर का रोल इतना ही किताबी होता है? और दूसरी बात यह है कि कमिश्नर, क्या हम पहले कमिश्नरों को नहीं जानते कि जिले में और अपने डिवीजन में उनके असर और रसूख की क्या कैफियत होती है? और तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल आपको बरबनाए इत्तला ये बात बता रहा हूं कि सारे के सारे रिजल्ट्स बहुत सारे डिवीजन में पहले कमिश्नर के पास गए और उसके बाद वहां से अनाउंस होना शुरू हुए। यानी ये तो बात, अब मसला ये है कि आपने कमिश्नर को एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर इन द सिस्टम साबित करना है तो बिस्मिल्लाह कर दे। वो कमिश्नर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की रियासत का निशान होता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए कि लियाकत अली चट्ठा साहब के पास सबूत है या नहीं है। क्या फॉर्म 45 को सबूत है या नहीं है? क्या इतने बड़े, इतनी तमाम वो तमाम नशिस्तें जिन पे एक जमात का दावा है कि हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट जो हैं वो जीते हैं, एक जमात को अपने फॉर्म 45 दिखा रही है तो दूसरी भी दिखा देती। अगर जमात ने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे किए हुए हैं तो क्या दूसरी जमात ने इकट्ठे नहीं किए होंगे? अच्छा, हारने वाले कैंडिडेट्स ने इकट्ठे किए हुए हैं। हम इस्लामाबाद में मुस्तफा बुखर के पास फॉर्म है, टीएलपी के पास फॉर्म है, जमात इस्लामी के पास फॉर्म है, जो आजाद उम्मीदवार थे पीटीए के सपोर्टेड उनके पास फॉर्म है, नहीं है तो पीएमएलएन के पास। अटक में ये फॉर्म मेजर ताहिर सादिक के पास है, ईमान ताहिर के पास है, टीएलपी के पास है, जमात इस्लामी के पास है, नहीं है तो जीतने वाले कैंडिडेट के पास नहीं। कराची में ये फॉर्म सारे हारे हुए कैंडिडेट्स के पास है, नहीं है तो जीतने वाले के पास नहीं। अब क्या ये सबूत काफी नहीं है कि इलेक्शन के ऊपर कम से कम एक मीनिंगफुल, एक बामानी सवालिया निशान तो उठ जाता है? और फिर लियाकत अली चट्ठा साहब की, मैं तो इसको इस बहस में पड़े बगैर कि इन्होंने क्या कहा है, किस पे कितना इल्जाम लगाया है, लेकिन आप जरा ये क्या हमारी बदकिस्मती नहीं है कि हमारे चीफ जस्टिस पे इल्जाम लग रहा है? क्या पाकिस्तान में पहले चीफ जस्टिस पे ऐसे इल्जाम लगते थे? हम क्यों मुसलसल एक जवाल का सफर कर रहे हैं? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लग रहा है, ये खा झूठे हैं, लेकिन क्या ये सवाल उठाया जाना और सरकार के ही एक नुमाइंदे की तरफ से उठाया जाना, क्या ये एक मामूली बात है? देखिए, बात यह है कि हमें अब थोड़ा मिल बैठ के सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। ठीक है हबीब अकरम साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि अगर सवाली या निशान है इलेक्शन के ऊपर तो उसके हवाले से जो कोर्ट्स मौजूद हैं, जो अपीलेंट बेंच बने हैं, जिनके बारे में ट्रिब्यूनल्स बने हैं, उन पे जाके सबूत देना या वहाँ जाके अपने केस को जो है परसू करना,
क्या वो ज़्यादा मुनासिब है, या मुल्क के अंदर एक ऐसी अनारकी की कैफियत पैदा हो जाए जिसके नतीजे में बहरहाल नुकसान मुल्क को हो, उसकी तरफ जाने के से कोई फ़ायदा हो सकता है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुश आमदीद। मोहसन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराम में वक्त देने का। मोहसन बेग साहब, ये बताइएगा कि अगर सरकारी अफसरान इस तरीके से जो आज कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ किया लियाकत अली चट्ठा साहब ने, क्या इससे बेहतरी के इम्कान पैदा होंगे, नुकसान होगा, और क्या जो मुल्क का हमारा एक इंतज़ामी सिस्टम है उसको कितना धचका लगेगा? कुछ अरसे से मैं खुद देख रहा हूँ कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पैगामात डाल रहे हैं, अपनी जो है वो ऑफिस के अंदर आते जाते की वीडियोस बना रहे हैं, टिक टॉक के ऊपर मौजूद हैं। अगरचे ये नोटिफिकेशन हो भी चुका है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सवाए सरकारी ज़रूरत के नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस किस्म के हालात बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये तो इल्ज़ामात का एक चलन है, उसमें हर कोई उठता है, इल्ज़ाम लगा देता है, सबूत ना हुए तो क्या होगा? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। बेसिकली तो पूरे अगर निज़ाम की बात करें उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, ये ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे ही निज़ाम का हिस्सा हैं। चीज़ें इस तरीके से बिखर रही हैं इस मुल्क की, कुछ तो साजिश बैरूनी है और कुछ अंदरूनी है। और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी जिस तरीके की तरबियत की जाती है वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर थी, लेकिन ऐसे लोग इस ब्यूरोक्रेसी में आना शुरू हुए हैं, कोई अच्छी फैमिलीज और पढ़े लिखे लोग। अगर आप इन चट्ठा साहब का भी बैकग्राउंड चेक कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये ग्रेड 21 तक पहुंचे कैसे, ये कहाँ भर्ती हुए। ये कोई CSS करके नहीं आए, कोई DMG नहीं है, कोई वैसे फॉर्मल ट्रेनिंग इनकी नहीं है। इनकी ट्रेनिंग जैसे कि मोस्टली होती है कि हर गवर्नमेंट हर इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ अटैच हो जाएं और हर वो काम करें जिससे आप ऊपर वाले को, पॉलिटिशियन को और हुक्मरानों को खुश कर सकें और आप प्रमोशनें 1 2 3 करके लेते रहें। तो ऐसी सूरत में आपकी बात बजा है। कोई अभी देखिए जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं पंजाब में, इनको भी चाहिए था कि ऑफिसर जो हैं इलेक्शन करवाने हैं, आपको बहुत सोच समझ के ऑफिसर लगाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हेस्ट में लगाए और इन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं तो सख्त हैरान हूँ कि एक ऐसे ओहदे पे बैठा हुआ शख्स इतनी गैर माकूल विदाउट एनी एविडेंस आपने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर जिन दो अदारों के हेड पे इल्जाम लगाया, इलेक्शन कमीशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सबको पता है कि इस इलेक्शन की अगर कोई गपला हुआ तो इन दो लोगों का कोई तुक नहीं बनता कि आप इनके ऊपर इल्जाम ठहराएं। हाँ, उसको पता है चट्ठा साहब को कि किसी ने कोई गड़बड़ की है, तो उतनी कमकली नहीं थी कि उनका नाम नहीं लिया। तो मकसद ये है कि अगर आप खुदकशी पे आगे, हालांकि मैं समझता हूँ कि इनके लिए बेटर ऑप्शन वही था, लेकिन आपने कहा कि मैं खुदकशी करने लगा था फजर के वक्त, लेकिन असल बात आपने नहीं बताई कि अगर किसी ने किया तो वो कौन लोग हैं। आपने कहा चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन, वही वो तो बेख्तियार है इस इलेक्शन में, उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं था। ये तो नीचे इंतजामिया के जिम्मे था, ये ROs वगैरह और ये सब गवर्नमेंट के मुलाजिम है। तो ऐसी सूरत में मतलब अफसोस किया जा सकता है कि हमारा माशरा, हमारा मुल्क किस सिमत में जा रहा है। इससे तो टोटल नसरुल्लाह साहब डिस्ट्रक्शन है, ये मुल्क की तबाही है। लेकिन आपने बेग साहब अंदरूनी और बैरूनी साजिश का जिक्र किया है। अंदरूनी साजिश कौन कर रहा है, बैरूनी साजिश कौन कर रहा है? देखिए, बैरूनी साजिश तो बहुत से ममालिक हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में, जिसका इजहार पानी PTI भी बहुत बार कर चुका है और ख्वाहिश भी कर चुका है कि मैं नहीं हूँ तो इस मुल्क के टोटे हो जाएं। न्यू कॉग ने बहुत अरसा पहले 2030 तक का प्लान बनाया था कि इस मुल्क को हम फिर से बिखरे करके छोड़ेंगे, और ये जो KPK में हुआ, जिस तरीके से पानी PTI जो काम कर रहा है, वो देखिए बैरूनी ताकतें नसरुल्लाह साहब खुद आके काम नहीं करती, उनको आगे एजेंट्स चाहिए होते हैं, और वो एजेंट्स माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत से दस्तयाब हैं, और छोटे गेम्स के लिए, पैसों के लिए, और कोई इनको नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। और ये जिन साहब ने आज ये तकरीर करके हीरो बन रहे थे,
इनके भी जरा माली मामला चेक कर लें, ठीक, क्या मामला हैं। एक ऑफिसर 20 ग्रेड का इतने पैसे कमा सकता है जितने इनके पास हैं, लेकिन सिस्टम, क्योंकि पहले ये सिस्टम में थे तो सिस्टम इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, और उसी सिस्टम में सारे हैं, सारे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। करप्शन इज नो इशू इन दिस कंट्री। और फिर एक दिन जमीन जाग पड़ता है, और वो आपने देख लिया कैसे जागा, और रातों रात जाग पड़ा। हफीजुल्लाह निहाई साहब, बड़ी तल्ख बातें हैं जो बहरहाल सच्चाई पर मबनी है, जो बेग साहब भी कर रहे थे, लेकिन जो सवालात हैं हबीब अकरम साहब के कि फॉर्म 45 अगर मौजूद था, सब सियासी जमातों के पास है, PMLN के पास नहीं है, इसलिए शायद ज़्यादा शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। असल में आपने हबीब अकरम साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि किसी भी पार्टी के पास फॉर्म 45, हल्फिया कहना जबकि बंदे को ना पता हो, और मेरे जैसे बंदा जिसने ना जिंदगी में कभी गाली दिया है ना हल्फ उठाया है, कि किसी भी पार्टी के पास पूरे फॉर्म 45 नहीं होंगे, 1, 2, 4, 7 को छोड़ के, ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर इसके बावजूद कोई कहते मेरे पास है, तो मैं दावे से कह सकता हूं, बल्कि मैं एक ऐसी कसम ले लेता हूं कि जो शायद 100% झूठी साबित हो जाए बाद में, कि झूठे होंगे और जाली होंगे, घावे बनाए हुए होंगे। अब मुझसे पूछते, मैं कहता हूं कि सिस्टम रिवॉल्ट कर गया था। ये तो चट्ठा साहब पति क्या सौदा करते फिर रहे होंगे, और इन्होंने कोई हेल्प कर दी होगी, और उसके बाद भौताव करके 7-8 दिन में भौताव तय नहीं हुए तो सामने ले आए हैं। बड़े जनरल से वर्ड में छोटे प्यारे भाई हबीब अकरम ने कहा जी सिस्टम का हिस्सा है। भाई मुझे भी समझा दें, जाके मेरे जैसे सादा लोग बंदे भी समझ आए कि सिस्टम का हिस्सा क्या होता है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में लूला लंगड़ा टूटा हुआ इलेक्शन कमीशन ना नवाज शरीफ ने बनाया, ना इमरान खान ने बनाया है, ना ये धांधली इमरान खान की पैदावार है, ना नवाज शरीफ की पैदावार है। 2018 के अंदर मैंने मियां साहब को कहा था, हबीब अकरम साहब थे, जेल में मिलने गए थे, नवाज शामी साहब साथ बैठे थे, पूछे इनसे मैंने क्या कहा था। मैंने कहा मियां साहब जब बैठे 2 साल बाद इमरान खान यहीं आएगा, और आपके साथ जो कुछ हुआ इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है। 2018 में क्या इमरान ने RTS डाउन किया था? क्या 2024 के इलेक्शन जो है ये नवाज शरीफ ने आगे खराब किए हैं? असल क्राइसिस ये है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने झूठ ने, वो कहते हैं ना कि इतनी मुनाफकत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि किसी आदमी के मुनाफिक होने के लिए इतना ही काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। ये मेरे पास फोन है, मेरे पास एक आती है, मेरी तबीयत पे पसंद बैठती है, मैं उसको रात तक जब तक 1 लाख बंदे तक पहुंचाता नहीं हूं, मुझे रात नींद नहीं आती, मुझे एक तालीफ कल्ब मिलती है, मुझे ज़हनी सुकून मिलता है कि जो मैं वायरल करने जाता हूं कर रहे हैं। हर बंदा एक नैरेटिव करता है, मैं पूछता हूं, मुझसे पूछते हैं जी क्या बनेगा पाकिस्तान का, मेरा जवाब होता है आप कौन क्या किस किस्म का सुनना चाहते हैं, ताकि मेरे आपसे कुछ झगड़ा ना हो, मेरी बहस ना हो। बिल्कुल ठीक। आप पाकिस्तान को बर्बाद होना देखने जाते हैं तो आपको बता दें तो पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। मोहसन ने एक ऐसा झगड़ा छेड़ा है जो कि मेरा तो रोना ही यही है। ये तो शुक्र कर अल्लाह मियाँ का कि अमेरिका फंस गया फलस्तीन में। मैं तो डोनाल्ड लू को भी हिस्सा समझता हूँ इस साजिश का। और ये आप देख लें कि आज का जो कुछ आज हुआ है ना, ये वैसे इतना बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन चूंकि खलकशार और इंतशार पाकिस्तान के अंदर चाहिए, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, इंडिया को, सबको चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि पहले बेचारे चाइना जब CPEC आया था तो किसने मैंने बंद कराया था, बिल्कुल ठीक, जिसे 2023 में मुकम्मल होना था, और 1 मिलियन बैरल पाकिस्तान से तेल जाना था, मैं बंद करा के किया था। ये पाकिस्तान को 5 अगस्त को कश्मीर मैं दे के किया था अमेरिका को 2019 में। 5 खुदा का खौफ खाए यार, पता नहीं हमारी अक्लें कहाँ चरने गई हैं कि 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया होता है और कश्मीर हमारे से छीन लिया जाता है, और हम यहाँ पे जो है खामोश इhtजाज कर रहे हैं। और 1.5 महीने बाद मुत्तहिदा में जाके तारिक जमील साहब की तकरीर दोहरा रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। क्या ये आपका मनसब था? इस्लामी तबलीग आपको 2018 में क्यों नहीं याद आई जब आपको इक़वाम मुत्तहिदा में जाना था? आपने कहा मैं नहीं जाता हूँ,
सफर मेरे के ऊपर भारी गुजरेगा। क्राइसिस ये है जी कि इस मुल्क को, मुझे एक अच्छी बात लगी तहरीक इंसाफ की और मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि वो सिस्टम में आ गए हैं। उन्होंने अपना लीडर ऑफ द हाउस नामजद कर दिया उमर अयूब साहब, उन्होंने अपना केपी का वजीर आला नामजद कर दिया है, अपोजिशन ने सबने मिलके शहबाज शरीफ को बना दी है। पुरअमन एहतजाज उनका हक है और किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज के दरमियान में रख न डाले। बाकी हर बंदा एक माल बेच रहा है, अल्लाह का फजल करम से 80%, 90% ये इसको क्रेडिट दे कि झूठ को इसने इतना साबित कर दिया है कि मुझे अब सच के लिए भी ये नहीं चाहिए कि मैं 5% सच के लिए 95% झूठ के ऊपर गुजारा करूं और आगे चलूं। ये लियाकत चट्टे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यार, और सिस्टम का ये हिस्सा है। हमें ये नहीं पता कि ये नहीं बताते कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, डीआरओ, आरओ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में ये आते कहां से हैं। तो इन्होंने उस वक्त भी अपनी तजावज की है अपनी सारे इख्तियारात से। ठीक है, पुराना एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। हबीब अकरम साहब, जो न्यायी साहब बात कर रहे हैं कि अच्छी बात है कि पीटीआई सिस्टम के अंदर आ रही है, केपीके के अंदर हुकूमत बना रही है, वफाक के अंदर अपोजिशन में बैठेगी, सड़कों पर एहतजाज करेगी, पुरअमन एहतजाज करेगी, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनेगी। आपको लगता है कि वफाक की हुकूमत बड़ी स्मूथली बनने जा रही है, पीटीआई अपोजिशन के बेंचों पर बैठ के अपोजिशन करेगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आगे चलते हुए कोई बिल्कुल स्मूथ रोड है, बिल्कुल हमवार रास्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो मखलूत हुकूमत बनती है जब भी, तो मखलूत हुकूमत को ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, और फिर जिस तरह के मसाइल हमारे सामने हमें दरपेश है पाकिस्तान को, उसमें मेरा ख्याल है कि मखलूत हुकूमत की बजाय बेहतर यही था कि एक कोई पार्टी हुकूमत बनाती। दूसरा, एक अहम तरीन चीज ये है कि इस हुकूमत, जो भी वो हुकूमत आगे बनेगी, उसकी अपनी अखलाकी साख क्या हो। बहुत सारे लोग जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा इम्कानी तौर पर बनेंगे, जिनका ताल्लुक PMLN से है, उनकी तो अपनी सीटें खतरे में हैं। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो खुद को कराची की वाहिद नुमाइंदा जमात कहने में हक में जाने में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, मुझे तो नहीं लगता कि उसके पास भी मैंडेट है। इसी तरह मैंडेट का कुछ हिस्सा जो जमात, माफ कीजिएगा, जो पीपल्स पार्टी का है, वो भी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अखलाकी हैसियत इलेक्शन के हवाले से बहुत बेहतर है। तो जब आप इतनी सारी सीटें जो खतरे में होंगी और उनकी अखलाकी साख मुतासिर हो चुकी है, जैसे कि हम जानते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हुकूमत को ज्यादा देर पा होगी और कुछ ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगी। लेकिन हबीब अकरम साहब, कुछ शिकायत जो केपी के अंदर भी हैं, हबीब साहब, जो कुछ शिकायत केपी के अंदर भी हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, बाज़ रिटर्निंग ऑफिसरों के बारे में कहा जा रहा है, पोलिंग ऑफिसर्स के बारे में कहा जा रहा है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, लोगों को पोलिंग के अमल में या सपोर्ट करते रहे अपनी तहरीक इंसाफ को। ये शिकायत केपी के अंदर भी काफी हद तक है। देखिए, मैं पॉलिटिकल लोगों के ऊपर तो बात नहीं कर सकता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो केपी के अंदर शिकायत है वो आफ्टर थॉट है। पहले शिकायत कहीं और आई हैं, पंजाब में आई हैं, उसके बाद वो आफ्टर थॉट है। यकायक अगले दिन, यानी गालिबन 11 तारीख या 12 तारीख को ये काम शुरू हुआ कि उस पर अचानक किसी को याद आया कि नहीं जी, केपी के अंदर भी बड़ी ज्यादती हुई है। मैं मिसाल के तौर पे अपनी कम से कम एक जरूर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि NA-28 पेशावर में नूर आलम खान साहब जीते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो कैसे जीते हैं, डेफिनेटली वो जीते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वाकई कभी तफ्तीश होती है तो मैं भी चाहूंगा कि मैं उस तफ्तीश के नताइज देखूं कि वो NA-28 से नूर आलम खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर कैसे जीते हैं। तो मैं तो वो खुद देखना चाहूंगा। इसी तरह मैं देखना ये भी चाहूंगा कि शांगला में जनाब अमीर मुकाम साहब की कामयाबी का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है। मैं जानना और समझना चाहता हूं कि अगर कभी इलेक्शन पर तहकीक होती है तो मैं भी एक तालिब इल्म के तौर पे इसमें शामिल हूं, ताकि मैं देख सकूं कि इलेक्शन का प्रोसेस कितना शफाफ था। ठीक है, मोहसन बेग साहब, यही सवाल आपके लिए कि क्या हुकूमत आसानी से बन जाएगी? PMLN के बारे में कहा जा रहा है कि वो वफाक में बड़ी आसानी से हुकूमत बना लेगी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, लेकिन दूसरी तरफ बाज़ तजियाकार कहते हैं 9 महीने चलेगी, 10 महीने चलेगी। GDA के जो पीर साहब हैं उन्होंने तो कह दिया कि बस 9-10 महीने का खेल है।
देखिए, प्रोडिक्शन तो इस हवाले से कोई भी नहीं कर सकता। मकसद ये है कि अगर इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसमें तो एक हुकूमत चाहिए इमीडिएटली। अगर कोई फितना फसाद इस लेवल पे पहुंच जाता है कि आप हुकूमत नहीं बना सकते, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हाल होगा। आप हुकूमत बनाएं जैसे भी, मैं कहता हूँ ये तो 4-5 पार्टियों की, अगर 10 पार्टियां भी हैं तो मुल्क को थोड़ा सा चलने दें, क्योंकि सारी दुनिया पिछले 5-6 महीने से इंतजार कर रही थी कि इलेक्शन होंगे, शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो नहीं आई। अब अगर कोई और समझता है कि जी मेरे पास स्ट्रेंथ है और मैं बना सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ उनको देनी चाहिए। आइए बनाएं और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। 4 साल जहाँ पे जो गंद डाल के गए हैं बानी साहब, और जिनके पास बहुत बड़ा अरस्तू किस्म का जहन भी है, वो गंद आज तक सिमटा नहीं जा रहा। तो मकसद ये है कि अगर कोई हुकूमत बन रही है तो उसको स्टेबल होके ये साल में आपने जो इकोनॉमी और ये सारी चीजें हैं, इसको किसी ने तो स्टेबल करना है ना जी। अगर एक बस का ड्राइवर पागल हो जाए तो 200 पैसेंजर का तो कसूर नहीं है ना, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। ये 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसको चलना है। वो किसी तरीके से भी चले, आप चलाइए इसको, थोड़े से मसाइल हल हो, आप दोबारा इलेक्शन में जाएं, बार बार जाएं इलेक्शन में, साल बाद जाएं, और अगर किसी को मैंडेट पे शक है तो दोबारा जाइए। मकसद ये है कि अगर आप बनने ही नहीं देंगे, चलेगा नहीं सिस्टम, तो ये मुल्क कैसे चलेगा भाई? ये केयरटेकर चलाएंगे, केयरटेकर का हाल आपके सामने है। तो जिसको देनी है, अनफॉर्चुनेटली नहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही और सारे आपके प्रोसेस जो है वो रुक जाएं, तो ये मुल्क के तो लिए तो बहुत ही बुरा है। ठीक है मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।